Okay. Only one column changes. If you see the entire question, then only one column changes. Okay, that is, we can see all the transactions are written in a similar manner, but here interest, instead of interest column, we are writing product. It's a product of amount into days. The only difference in this question is that instead of the interest column over here, हम यहाँ पे जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम था, ओके, इंस्टेड ऑफ दैट नाउ बी राइटिंग प्रोडक्ट, ओके. So product of all the debits, all the credits. So here we come to know that the debit side of product column is higher. So difference would be this 30250. On this, at the rate of 6%, interest for 1 day will be calculated on balance amount at the rate of 6%. Interest for 1 day will be calculated. Okay, and it shows that we are supposed to receive the interest. हमें श्याम के पास से इंटरेस्ट रिसीव करना है. ओके, तो इंटरेस्ट हमारा इनकम होगा, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में इंटरेस्ट का जो लेजर बनेगा वहां पे क्रेडिट होगा और श्याम के अकाउंट में डेबिट होगा. If you want to calculate, you can just check it out. 30250 into 6% into 1 divided by 365 करोगे तो भी चलेगा, या स्ट्रेटली डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो भी चलेगा. स्ट्रेट अवे डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो भी चलेगा. ओके, द रीजन इज कि ऊपर यहाँ पे हम लोग amount into number of days into rate of interest divided by 365 करते थे. Okay, what we have already done in this question is amount into number of days तो कर ही दिया है, बाकी था rate of interest से multiply करना और 365 से divide करना. There is no difference other than this. आपने जो इंटरेस्ट टेबल वाला मेथड पढ़ा और ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट कॉलम होगा और हम जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 30250 उस पे गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक दिन का इंटरेस्ट गिनेंगे फॉर 1 डे. एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बताइए. नो सर. फाइन. यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज. एक चीज हमने ये सीखा है ऑलरेडी, दैट अगर हमें एक पर्टिकुलर डेट पे अकाउंट करंट बनाना है, वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो ड्यू डेट टू दैट पर्टिकुलर डेट. यस और नो? हमने इस क्वेश्चन में 1 फेब को अकाउंट करंट बनाया, तो हम कहां से कहां तक का पीरियड गिनते थे? 1 अक्टूबर से लेके 1 फेब तक. उसमें 1 अक्टूबर को कंसीडर नहीं किया जाता था, तो 1 फेब को कंसीडर किया जाता था. जो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मेथड. क्या कहा जाता है उसको? इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मेथड. सी, अब ये पढ़ोगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा. नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सो टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट. हमने 1 अक्टूबर टू 1 फेब. 1 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, इन 1 फेब इज द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, or we can say date of
प्रेजेंटिंग द अकाउंट. ओके. सेकेंड मेथड इज जो हमने पढ़ा नहीं है, दिस वन, बैकवर्ड मेथड और इपॉक मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड मेथड और इपॉक. यहाँ पे कैलकुलेशन होता कैसे है? अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. ओपनिंग डेट मतलब जिस डेट पे हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, ओके, वहां से लेके ड्यू डेट तक. उसमें क्या कर रहे थे? ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सो ड्यू डेट टू द डेट ऑफ अकाउंट. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंट टू द ड्यू डेट ऑफ अकाउंट. हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा. वहां पे ड्यू डेट टू डेट ऑफ क्लोजिंग था, यहाँ पे ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट है. ड्यू डेट टू डेट ऑफ क्लोजिंग होगा तो फॉरवर्ड मेथड, डेट ऑफ ओपनिंग ड्यू डेट होगा तो epoch method or we get backward method. In any case the answer would be same. आप क्वेश्चन कोई भी मेथड से करो आपका आंसर सेम आएगा. ओके. व्हाट अबाउट एग्जामिनेशन? एग्जाम में ज्यादातर केसेस में स्पेसिफाइड नहीं होता है. इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट स्पेसिफाई द मेथड कि आपको फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेट करना है या इपॉक मेथड से करना है. ओके. तो आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो. मोस्टली इट इज डन विथ फॉरवर्ड मेथड. ओके. अगर स्पेसिफाइड होगा कि फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो तो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. नहीं स्पेसिफाइड है, आपको जो सूटेबल लगता है उसी से कर सकते हैं. ओके. बट मोस्टली इट इज डन विथ फॉरवर्ड मेथड. लेट्स लर्न हाउ इट इज कैलकुलेटेड. एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरह से पढ़ते हैं. Okay, so this is an account current to be rendered by Mr. X. So we will say in the books of Mr. X to Mr. Y. मतलब ये किसका लेजर बनेगा? Y का in the books of X. So we can precisely say that it is Y's account. किसका अकाउंट है? Y का अकाउंट है. आपको ट्रांजेक्शन्स पढ़ने में ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों के व्यू पॉइंट से दिया हुआ है पर हमें लेजर एक ही बनाना है. इट इज गिवन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द पर्संस बट वी हैव टू प्रिपेयर वन अकाउंट ओनली, दैट इज वाइज अकाउंट. ओके. ऑन द डेट 31st December, so this is the date of rendering of the account, taking interest into account at the rate of 18% per annum. ये आपको हेडिंग में लिखना है. Mr. Y in account current with Mr. X. So it is Y's account in the books of X. Interest to 31st December at 18% per annum. Now, balance owing by Mr. Y. तो Y के लिए असेट हुआ कि लायबिलिटी? मतलब Y डेटर या क्रेडिटर है हमारा? Y is a debtor or creditor? Debtor. Y is a debtor for X क्योंकि owing by Mr. Y है. Owing by. टू होता तो Y is a creditor. Creditor. ओके. यहाँ पे Y हमारा डेटर है. ओके. उसका डेबिट बैलेंस होगा. सो वी आर पुटिंग इट डाउन ओवर हियर. मैं अभी ये डेज कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा सीखने जैसा इधर फिर से. ओके. सी यहाँ पे आपको डेट दिया है पर इसका ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है. द रीजन इज इट इज ओपनिंग बैलेंस. ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है. तो ओपनिंग बैलेंस का कोई ड्यू डेट नहीं होता है. इज दैट क्लियर? और एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम ओपनिंग डेट से लेके यहां तक का पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हम दोनों डेट को कंसिडर करेंगे. ये मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे बताया था. अगर ट्रांजैक्शन है और डेट है तो ट्रांजैक्शन का डेट इग्नोर करना है. बट अगर ओपनिंग बैलेंस है, कोई भी बैलेंस का डेट दिया हुआ है, देन बैलेंस का डेट और एंड डेट दोनों कंसिडर किया जाएगा. यू कैन कैलकुलेट. आपके पास कैलकुलेटर है तो आप चेक कर सकते हैं. जुलाई के 31
अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। कितनी बार 31 आया? 4 बार। ओके, सो नॉर्मली 180 plus 4, how many days? 184. इज इट ओके? नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आया? यहाँ पे ओपनिंग डेट को भी कंसिडर करना है। नाउ गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्या लिखेंगे? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज डेट, कितना क्रेडिट पीरियड है? 1 मंथ। सो ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा? 30th अगस्त। ओके, इसमें इनवॉइस है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ओके, सो ग्रेस पीरियड विल नॉट बी एडेड। चलो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। ओके, तो मिस्टर वाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड 1st August is the date of transaction, 1st September is the due date. Okay, cash received from Mr. Y, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई 100 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे एंड सेम ड्यू डेट। ऑन 1st September मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सेस ड्राफ्ट एट 3 months डेट। ओके, सो मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, मिस्टर वाई के लिए बिल्स पेएबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग है, ये ड्यू डेट है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम भी आ सकता है और प्रोडक्ट कॉलम भी आ सकता है, आपको जैसे कैलकुलेट करना हो, आइदर वेज इज फाइन। ओके, एंड अकॉर्डिंगली debit side is higher, the difference would be on the credit side. On this difference, at the rate of 18% for 1 day, so this would be the amount of interest. किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो, प्लीज आस्क। बढ़े आगे? Yes. You need to reply, हाँ। चलो, ये है इपॉक मेथड। इसमें ये 2 कॉलम चेंज होने वाले हैं, एक डेज वाला और दूसरा प्रोडक्ट वाला। ओके, बाकी सब जो ट्रांजेक्शन हम नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं वैसे रिकॉर्ड करना है। बट इपॉक मेथड में क्या कहा था? ओपनिंग डेट टू due date. opening date to due date. So what is the opening? 1/7/16. वहां से लेके ड्यू डेट, तो इस ट्रांजेक्शन का ओके, चलो 31 + 30 कितना हो जाएगा? 61. 61. इज इट फाइन? ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा। ओपनिंग डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो सेम ही डेट होगा ना, 1 जुलाई टू 1 जुलाई तो सेम ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसका ड्यू डेट कौन सा है? सितंबर 1, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर 1। सी वाई आई एम कैलकुलेटिंग 31 डेज, क्योंकि ये बैलेंस है। ओके, इन द केस ऑफ बैलेंस द डेट इटसेल्फ इज आल्सो कंसिडर्ड। ओके, Yes. 1 सितंबर, 1 सितंबर के जो नंबर ऑफ डेज सेम आएंगे यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल का ड्यू डेट है दिसंबर, सो फ्रॉम 1 जुलाई 31, 31, 31, 30 and 4, 157। ओके, यहाँ पे
चीजें समझ में आ गई आपको? ये 61, ये 63, दिस वन, 63 नहीं आया। ये वाला सितंबर 1 गिनो ना, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर का एक दिन। ओके ओके, देन क्या बाकी बचा अभी? ये 900 600 एंड 300। अभी तो मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पता नहीं है, ठीक है। 900 डेबिट साइड है और 700 क्रेडिट साइड है, तो बैलेंस कितना बचेगा? व्हाट वुड बी द बैलेंस पेएबल? अगर इंटरेस्ट की बात ना करें तो बैलेंस पेएबल कितना होगा? 200 रुपीज। ओके, ये 200 कौन से डेट पे पेएबल है? 31 दिसंबर, क्योंकि उसी अकाउंट आ गए ना। तो अभी तक के जो ट्रांजेक्शन हुए उसमें मुझे 900 रुपए लेना है और 700 रुपए मेरा रिसीव हो चुका है, मुझे 200 रुपए लेना बाकी है। तो 200 रुपीज इज द अमाउंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? 184। यस और नो? ये ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक के नंबर ऑफ डेज गिनेंगे ना हम लोग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपका अमाउंट कॉलम में 200 आएगा, नंबर ऑफ डेज वाले कॉलम में 184 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दिस। ओके, तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 118,500, टोटल ऑफ डेबिट वाज 18300, और डिफरेंस अमाउंट होगा ये 1,02,000। अब ये 1,02,000 जो बाकी बचा, इस पे 18% फॉर 1 डे यहाँ पे किया हुआ है, तो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 49। सो आई एम सपोज टू रिसीव इन टोटल 949, ऑफ दैट आई हैव रिसीव्ड 700, तो मेरा बचा 249। इन लोगों ने यहाँ पे 200 और 184 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे 2 बार बैलेंस दिखाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा तो यहाँ पे 49 ही लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? The reason why they have not mentioned 200 over here is कि अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता तो यहाँ पे सिर्फ 49 लिखना पड़ता। ये दोनों बैलेंस है, मुझे 200 भी लेना है और 49 भी लेना है। 200 ट्रांजेक्शन्स की वजह से है, 49 इंटरेस्ट की वजह से। I am supposed to receive both, but I have to mention it separately. So instead of that, उन लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है ये वाला, और यहाँ पे अमाउंट और नंबर ऑफ डेज लिखा नहीं है। इंस्टेड दे हैव मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ illustration 2. नाउ थिंग्स आर इजी फॉर यू। हमने 2 मेथड ऑलरेडी कर दी है, सिर्फ एक मेथड बाकी है। On the following particulars, prepare the account current to be rendered by Mr. Singh. मतलब किसके बुक्स में बनेगा? मिस्टर सिंह के बुक में। किसका अकाउंट बनेगा? मिस्टर पॉल। तो वील से मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह। कौन सा डेट है? 31 अगस्त। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ओके, गुड्स सेंट, इसका मतलब होगा गुड्स सोल्ड, वी कैन से। ओके, so Mr. Paul account debit to sales, cash received, cash account debit to Mr. Paul, goods sent, again same entry, वापस goods sent, same entry, cash received. Okay, they have taken here by means of product. उन लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट कॉलम लिया है। Either ways is fine for us. हमारे लिए अल्टीमेटली ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे
ड्यू डेट के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा वही आपका ड्यू डेट। शुड आई गो इनटू डिटेल? इस क्वेश्चन में डिटेल में जाने की जरूरत है, अगर लगता हो तो बोलो। No, sir. Okay. From the following particulars, make up an account current to be rendered by S. Das Gupta. So in the books of S. Das Gupta, इसका अकाउंट है A. हल्दर। ओके, A. हल्दर का अकाउंट है। इन करंट अकाउंट नहीं बोलेंगे, इन अकाउंट करंट बोलेंगे, विथ मिस्टर S. दास गुप्ता। चलो, बैलेंस ओइंग बाय हुआ मतलब A. हल्दर हमारा डेटर हुआ। बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुड्स सोल्ड डेबिट साइड, कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड, इन गुड्स सोल्ड 2 times डेबिट साइड, कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड। ए हल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ता's बिल एट 3 months डेट। यहाँ पे हमारा ड्यू डेट कौन सा होगा? September 1 plus 3 months, इट विल बी December 1 plus 3, December 4। Goods bought, purchase to A. Helder, goods sold, A. Helder to sales, cash received, cash account debit to A. Helder। और यहाँ पे उन लोगों ने सेम बाय मीन्स ऑफ मेथड फॉलो किया। और यहाँ पे एक नोट है, दिस इज नोट। आपका December 4 को बिल ड्यू था और ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, it is assumed that the bill was honored on due date। Okay, again this is also pretty much easy question। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसमें ओपनिंग डेट भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। और ये 1 जुलाई नहीं है, June 30 है। सी थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज ओनली अ माइनर डिफरेंस। यहाँ पे 1 जुलाई था और ये 31 दिसंबर है। ओके, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 184। और इसके पहले का एक दिन लिया, 30 जून लिया तो 185। Can check it out. Okay. We are now okay. 4 also can do this. This is the concept left, getting interest. Okay. आपको एकदम सिंपल मैनर में बता देता हूँ वो क्या है, and which is now not used actually। और मेथड 3 हमारा जो बाकी था, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस इन केस ऑफ बैंक्स। मैंने आपको थ्योरी डिस्कस करते वक्त बताया था कि जो लास्ट मेथड होता है वो बैंक्स यूज करती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो व्हाट वी शैल डू इज कि हम पहले ये थर्ड मेथड खत्म कर लेते हैं और बाद में रेडिंग इंटरेस्ट वाला खत्म करते हैं। ओके, we'll finish off the third method first and then okay। अगर आपको मैं नॉर्मल मैनर में कहूं, नॉर्मल मैनर में आपका यहाँ पे on 2nd January Vinod opened a current account with Allahabad Bank and deposited a sum of rupees 30,000। विनोद ने करंट अकाउंट ओपन करवाया और उसमें 30,000 डिपॉजिट किए, तो अकॉर्डिंग टू पासबुक ये कौन सा बैलेंस होगा? अकॉर्डिंग टू पासबुक ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना? हमने डिपॉजिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, ओके, और बैंक उसको क्रेडिट करेगा। ओके,
नाउ आफ्टर दिस 2 जनवरी के बाद कौन सा डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है? ऑन विच डेट ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग? 15th 15th January. January. So can I say for these intervening days my balance was 30,000 only? Yes. मतलब मेरे पैसे बैंक के पास 13 डेज के लिए थे. Can I say the same or not? Yes. Okay. अब 15th January को मैंने क्या किया है? Deposit. इतना डिपॉजिट किया है 12,000. My balance will increase or decrease? Increase. मतलब 12,000 बैंक में जमा करवाया. अब मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 42,000. Now next transaction is happening on which date? 12th March. 12th 15th February. Feb. Where you are supposed to be careful. Okay. Next transaction is happening on 15th Feb. Can I say कि मेरा बैलेंस 15th जनवरी से लेके 15th फेब तक 42,000 ही था? Yes. बिकॉज इसके बीच में तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है ना. सो 15th जनवरी से लेके 15th फेब तक मेरा बैलेंस 42,000 था. सो फॉर दीज नंबर ऑफ डेज आई विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन 42,000. Yes. ओके. उसके बाद कब हो रहा है? 12th मार्च. बट एक चीज थोड़ा केयरफुल रहने जैसा है. 15th फेब को क्या हुआ? विड्रॉल. तो मेरा बैलेंस डिक्रीज होगा. 42 था, उसमें से 26 डिक्रीज हो गया. अभी कितना बचा? 16. अभी 15 फेब से लेके 12 मार्च तक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो गए? 12 मार्च को. तब तक मेरा बैलेंस 16,000 था. और 15 फेब को मैंने विड्रॉ किया ना 26,000. So my balance decreases to 16,000. And from 15th Feb until March 12, my balance will remain 16,000. So I'll be getting interest on 16,000 only. उस दिन मैंने कितना ऐड करवाया? 8,000. 16 plus 8 कितना हो गया? 24. अभी भी कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट के डेबिट? Credit. 12th मार्च के बाद कब ट्रांजेक्शन हो गए? आफ्टर 12th मार्च 10th अप्रैल. सो कैन आई से 12th मार्च से लेके 10th अप्रैल तक मेरा बैलेंस सेम रहेगा? Yes. 24,000. बट 10th अप्रैल के दिन मैंने कितना विड्रॉ किया? 30,000. सो नाउ माय बैलेंस चेंजेस टू डेबिट. फाइन. ओके. 10th अप्रैल के बाद 10th मई 16,000. सो 10th अप्रैल से लेके 10th मई तक मेरा नेगेटिव 6,000 बैलेंस था. ओके. अभी पॉजिटिव 16 मतलब ऐड कर रहे हैं 16, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा 10,000. 10,000. उसके बाद कब ट्रांजेक्शन हो गए? 15th जून. तो 10th मई से लेके 15th जून तक मेरा बैलेंस कितना रहेगा? 10,000. उसके बाद कितना ऐड हुआ? 14. सॉरी विड्रॉल है. दिस इज द विड्रॉल. सो -4 हो जाएगा. वो कब तक रहेगा? 30th जून तक. इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना? अगर मेरा बैलेंस डेबिट रहता है तो बैंक उसमें 5% इंटरेस्ट लेता है, और मेरा बैलेंस क्रेडिट रहता है तो बैंक मुझे 2% इंटरेस्ट अलाउ करता है. आई बात समझ में? जितना मेरा क्रेडिट बैलेंस था उसमें मुझे 2% मिलेगा, और जितना मेरा डेबिट बैलेंस था उसमें मुझे 5% पे करना. चलो देखते हैं. The question is solved itself.
आराम से देखो ना तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जनवरी 2 को आपने अकाउंट ओपन करवाया, 30,000 आपका क्रेडिट बैलेंस दिखेगा पासबुक में। क्या लिखा है? विनोद इन करंट अकाउंट करंट विद इलाहाबाद बैंक, मतलब किसके बुक्स में अकाउंट बना है? इलाहाबाद। किसका अकाउंट? विनोद का। तो दिस इज नथिंग बट अवर पासबुक। बैंक के बुक्स में हमारा अकाउंट मतलब पासबुक ही हुआ ना। ओके, सो ऑन 2 जनवरी अकाउंट ओपन किया, 30,000 डिपॉजिट किया, दैट साउंड्स द क्रेडिट बैलेंस। ये कितने दिन तक मेंटेन रहता है ये जानना बहुत जरूरी है। ओके ओके, बैलेंस है कौन सा? ये 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाला, एक क्रेडिट और एक नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है? कितने दिन तक 30,000 मेंटेन्ड था, तो इसके लिए क्या सोचेंगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? जनवरी 15। ओके, सो हाउ मेनी इंटरवेनिंग डेज? 13। इसमें ऐसा नहीं करने का कि जनवरी 2 छोड़ दो और जनवरी 15 कैलकुलेट करो। इट इज इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली। ओके, हाउ मेनी डेज? 13। सो 30,000 into 13, that makes it 3,90,000। ओके, और इधर क्रेडिट बैलेंस है, इसके लिए मैंने इसको क्रेडिट वाले प्रोडक्ट में लिखा। ओके, चलो जनवरी 15 को 12,000 आप डिपॉजिट किए, तो मेरा बैलेंस बन गया 30 + 12। क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होता है ना। अब 42 हो गया बैलेंस, बट ये कितने दिन तक मेंटेन रहेगा? जनवरी 15 to Feb 15, 16 + 15, जनवरी के बाकी के 16 दिन और फेब के 15 दिन, मेक्स इट 31 डेज। 42,000 into 31, ये क्रेडिट बैलेंस था, इसके लिए मैं इसको क्रेडिट कॉलम में लिखूं। And accordingly, you are supposed to calculate the amounts. क्रेडिट वाले अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 2%। ओके, और डेबिट वाले पे कितना चार्ज कर रहे थे? 5%। हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो क्या करना है? इंटरेस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई और 365 से डिवाइड। फाइन। बैंक आपको नेट 139 रुपीज अलाउ करेगा। इतना आपको मिला, इतना आपने पे किया, नेट अमाउंट इज 139। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, Yes. sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी। No. So we are left with only one method, No. that is Batting. not as such a method in itself. Okay? और जिसका अब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, that is रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। क्या कहेंगे इसको? रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ओके, आप फिर से ज्वाइन कीजिए।